हरे कृष्णा साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे इस चैनल पे, मेरे इस पूरे परिवार में बहुत 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 स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि आरपीएससी एग्ज़ाम से अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वो नोट्स हैं, जो नोट्स बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं मुझसे, और काफ़ी शानदार नोट्स है, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ अब तक का जितना भी है वो सारा इन्हीं से मिल रहा है। और ये यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, और इसके बाद इन्हीं नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पोस्ट करती हूँ, जिससे मुझसे हज़ारों बच्चे जुड़े हैं। और वो सारे बच्चे इन नोट्स को उतार रहे हैं खुद अपने हाथों से। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन को चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है उसका नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। तो आप हिंदी में ही टाइप करिए और उसके बाद वहाँ से जुड़ जाइए। 1000 बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर यूट्यूब पे भी काफ़ी बच्चे हिंदी में हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी को अच्छा लग रहा है मेरे साथ पढ़ना, मेरे साथ चलना, और इन नोट्स की क्या अहमियत है अब तक जितने बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो समझ चुके होंगे और वो मान भी चुके हैं। और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत क्वालिटी वाले बच्चे मुझसे जुड़े हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ आप सभी के साथ जुड़ के। जितना आनंद आपको मेरे साथ आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा आनंद मुझे आपके साथ आ रहा है, क्योंकि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं ना, उनके जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनका मैं लाइक जब देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सही दिशा में मैं जा रही हूँ, और शायद जो मेरा एक प्रयास था वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि बहुत सही दिशा में, सही कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। कि हाँ, ये नोट्स मैं चाहती थी आप सभी तक पहुंचाना, और धीरे धीरे करके, एक एक करके मैं धीरे धीरे पहुंचा भी रही हूं, और आप पहुंच भी पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको मैं आपको बताती हूँ और आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी कर रहे हैं, तो ये सब देख के मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा फील होता है। और रोज़ का मेरा इतना मतलब टाइट शेड्यूल है, उसके बाद भी रोज़ मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ, ये सोच के कि नहीं, मेरे सारे स्टूडेंट मेरा वेट कर रहे होंगे, मेरी क्लास का उनको इंतज़ार रहता होगा, उनके नोट्स अधूरे रह जाएंगे यदि मैंने आज नहीं पढ़ाया। तो ये सारी भावनाएं मेरे अंदर चलती रहती है, इसीलिए इतने टाइट शेड्यूल में भी मैं आप सब के लिए ये क्लास यहाँ पर रोज़ाना लगा देती हूँ। और अभी हमारी क्लास का मैंने 2 दिन का ब्रेक दिया था, और उस 2 दिन के ब्रेक में मैंने आपसे ये कहा था कि आप शनिवार और रविवार को अब तक का जितना भी हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा है, तो आप उन सब का रिकॉल करेंगे, उसे वापस एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि लिख तो हमने बहुत कुछ लिया लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। तो हमारा पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा लिखना ज़रूरी है। तो उम्मीद है मुझे कि आप सब ने पढ़ा होगा, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर किया ही होगा, क्योंकि पूरे 2 दिन मिले थे आपको। और इस बीच में मैंने कुछ टिप्स भी आपको बताए थे, मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ना है, करंट के लिए क्या करना है, और हाउसवाइफ को कैसे पढ़ना चाहिए, वर्किंग मैन, वर्किंग वूमन, इनको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो बिल्कुल मैंने ये सब बताया, और आप सब ने बहुत ही पसंद किया। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं मेरी बात आप लोगों तक पहुंचा पाई, और उससे भी ज़्यादा ये कि आप लोग उन बातों को समझ पाए। तो अच्छा लगता है जब ये कन्वर्सेशन इस तरीके से होता है, क्योंकि ना तो आप मुझे देख सकते हैं ना मैं आपको देख सकती हूँ। बस एक यही यूट्यूब का माध्यम है जहाँ हम हमारी बात एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से पहुँचाती हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे पास पहुँचाते हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, रोज़ उनका मैं जवाब देती हूँ, और हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँ। जितने भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं वो सभी सेटिस्फाई हो, मैं उन्हें सेटिस्फाई कर पाऊँ, बस यही मेरा रहता है, ताकि आपके अंदर के जितने भी डाउट हैं
वो आप लोग यहाँ पर क्लियर करके जाएं। और देखिए, क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है और मैं परेशान नहीं होती हूँ आपके सवालों से। अच्छा लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि हाँ, सच में मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और आप कुछ पढ़ रहे हैं। तो जितने भी सवाल आते हैं कीजिए, कमेंट सेक्शन भले आप पूरा भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे बिल्कुल परेशान नहीं होती, क्योंकि एक ही ज़रिया है स्टूडेंट और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन। अगर यही नहीं होगा तो फिर पढ़ने और पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और कुछ मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं प्रश्नों की सीरीज़ लेकर बैठ गई तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं कुछ प्रश्न ज़रूर लूँगी कि जो विद्यार्थियों ने मुझसे पूछे हैं। मैंने सभी के कमेंट्स पढ़े हैं, मैं सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसके कमेंट्स मैं नहीं पढ़ती। लेकिन हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ मुझे जवाब देना चाहिए, हो सकता है एक ने पूछा लेकिन ऐसा सवाल सभी का हो, तो मैं मोस्ट जो मुझे लगता है कि जहाँ ज़रूरी है वो मैं निकाल लेती हूँ प्रश्न और उन्हीं के मैं आपको जवाब देती हूँ। बाकी आपके सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और दिल से आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। और जो मैंने बताए टिप्स वो ज़रूर फॉलो करें। अब मैं आपके सवाल लेती हूँ। तो देखिए, एक हमने जो पिछला वीडियो है भारतेंदु युग, जो हम आधुनिक काल में पढ़ रहे थे, उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम मैंने आपको भारतेंदु बताया और हरिश्चंद्र मैंने उसकी उपाधि बताई थी। तो रतन जी वैष्णव और कुछ और भी बच्चे हैं, उनके नेम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस बात से अवगत कराया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम है हरिश्चंद्र और जो उनकी उपाधि है वो थी भारतेंदु। मेरे नोट्स में भी यही लिखा है, बस कुछ वर्ड का, कुछ शब्द का हेर फेर होने की वजह से मेरे बोलने में चूक हो गई और शायद उस वजह से ये गलती हो गई मुझसे कि मैंने आपको गलत नहीं, उल्टा बता दिया। एक तरह से गलत ही हो गया, पूरा का पूरा उल्टा हो गया। तो आप भारतेंदु युग में जहाँ मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ एक बार करेक्शन कर लें आप लोग कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था और उनकी उपाधि जो है वो भारतेंदु थी, क्योंकि मैंने वहाँ पर उपाधि हरिश्चंद्र बता दी थी। तो आप लोग इसे करेक्शन कर लीजिएगा, गलतियाँ इंसान से ही होती है, मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल हुआ। एक दूसरा सवाल है जो मोनिका जी शर्मा ने पूछा है मुझसे। उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि जय श्री कृष्णा मैम एक कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। उन्होंने ये कहा है कि मेरे साहित्य के नोट्स की PDF नंबर 5 में हेमचंद्र की रचना कुमारपाल को व्याकरण ग्रंथ बताया है, जबकि RPSC की 11वीं और 12वीं की बुक में उनकी दूसरी रचना जो शब्दानुशासन है उसको व्याकरण ग्रंथ बताया गया है। तो उन्होंने पूछा है कि मैम आप प्लीज़ इसे क्लियर करें कि सही क्या है। तो देखिए, आपने जो मुझे बोला है कि PDF नंबर 5, तो मेरे नोट्स को मैंने वापस से देखा, मैंने पढ़ा, तो अब मुझे ये तो नहीं पता PDF नंबर 5, 6 में कैसे क्या है, लेकिन हाँ, मेरे नोट्स का जो पेज नंबर है 56, यानी पेज नंबर 56 पे आप जाके देख लीजिए मोनिका जी कि वहाँ पर ये लिखा है कि हेमचंद्र के सामने मैंने हेमचंद्र शब्दानुशासन ही लिखवाया है। उसके बाद उसमें मेरु तुंग है जिसका मैंने प्रबंध चिंतामणि करवा रखा है और सोम प्रभ सूरी का मैंने कुमारपाल प्रतिबोध बताया है। तो ये जो कुमारपाल मैंने बताया वो मेरे नोट्स में पेज नंबर 56 पर जाकर देखिए। तीनों ग्रंथ और तीनों के राइटर मैंने लिखे हैं। फिर भी अगर मुझसे कहीं चूक हो रही है तो आप मोनिका जी मुझे कमेंट सेक्शन में पेज नंबर बताइए कि मेरे किस पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है कि कुमारपाल को मैंने हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ बताया, क्योंकि हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ हेमचंद्र शब्दानुशासन ही है। शब्दानुशासन ही उनका व्याकरण ग्रंथ है हेमचंद्र का, क्योंकि कुमारपाल जो है वो सोम प्रभु सूरी का है। फिर भी अगर कहीं ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पेज नंबर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में जब भी हमारी अगली क्लास होगी मैं उस कन्फ्यूज़न को ज़रूर दूर करूँगी, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न मुझे लगे कि मुझे सारे बच्चों को बताने चाहिए, शेयर करने चाहिए, तो ये हो गए। और अब हम करते हैं हमारी अगली क्लास जो कि है द्विवेदी युग। यानी पहले हमने पढ़ा था
भारतेंदु युग। और अब हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। तो देखिए, आधुनिक काल के कविता खंड की नई धारा के द्वितीय उत्थान काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहला काल जो हमने पढ़ा वो क्या था? वो तो था भारतेंदु युग। कौन सा युग था वो? भारतेंदु। और अभी जो ये दूसरा है ये आ गया है हमारे सामने द्विवेदी युग। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक तरह से नगेंद्र ने जो किया था विभाजन आधुनिक काल का, वो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हीं का बेस्ट माना जाता है। तो उसी का दूसरा आता है द्विवेदी युग। अब देखिए आगे क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय 1950 विक्रम से 1975 विक्रम माना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इस युग में साहित्य जगत का नेतृत्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे थे, इसीलिए इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग का नाम द्विवेदी युग क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसीलिए इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। और नगेंद्र ने इस द्विवेदी युग को क्या कहा है? जागरण सुधार काल कहा है। यानी नगेंद्र ने भारतेंदु युग को क्या कहा था? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। और अभी देखिए कि नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब आगे देखिए, इन्होंने इसकी समय सीमा, उन्होंने किसने? नगेंद्र ने 1900 से 1918 मानी है। ठीक है, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। यानी सरस्वती पत्रिका जो आरंभ हुई उसका जो प्रकाशन किया गया वो कब किया गया? 1900 ईस्वी में, जिसे भारतेंदु युग का समापन बिंदु और द्विवेदी युग का आरंभिक बिंदु माना जा सकता है। यानी कि प्रश्न आ जाता है कि भारतेंदु युग का समापन बिंदु और द्विवेदी युग का आरंभिक बिंदु किस पत्रिका को माना जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका को माना जाता है। 1918 में जयशंकर प्रसाद की एक कृति आती है, उसका नाम है, क्या नाम है? झरना। यानी झरना का प्रकाशन वर्ष 1918। और ये किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो 1918 में जयशंकर प्रसाद ने जो झरना लिखा, उस झरना के प्रकाशन से द्विवेदी युग का अंत और छायावाद का आरंभ माना जाता है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये दोनों, और ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आराम से समझना है, बहुत ही आनंददायक होकर पढ़ना है, मज़े लेके पढ़ना है। ठीक है ना, लोड लेके तो हमें पढ़ना ही नहीं है ना। हम एकदम रिलैक्स होके पढ़ेंगे, कूल माइंड से, बिल्कुल। ठीक है, देखो, भारतेंदु युग का समापन और द्विवेदी युग जहाँ से प्रारंभ होता है वो तो माना जाएगा सरस्वती पत्रिका। समझ आ गई बात? और द्विवेदी युग जहाँ खत्म होगा और छायावाद जहाँ प्रारंभ होगा वो किससे मानेंगे? झरना से। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा यहाँ पर कि द्विवेदी युग की समय सीमा 1918 तक है। समझना ध्यान से, द्विवेदी युग की समय सीमा 1918 तक ही थी। अब ये जो झरना है ये कब का है? 1918 का। यानी यहाँ 1918 में द्विवेदी युग की सीमा समाप्त, और जैसे ही झरना आई इनकी कृति, तो नई एक धारा भी झर 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 करती हुई आई। कौन सी? छायावाद। समझ में आ गई? अब आगे देखो, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने इस युग में हिंदी भाषा का परिष्कार किया था, इसीलिए इस युग को
परिष्कार युग या परिष्कार काल भी कहते हैं। यानी परिमार्जन करना, परिष्कार करना, परिवर्तन करना, नए नए आविष्कार करना, शुद्ध करना, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। 1899 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक, अब ध्यान से, सबसे पहला 1899 क्या है इसमें, इंडियन प्रेस इलाहाबाद। ठीक है, अब इस इंडियन प्रेस इलाहाबाद का मालिक कौन है, बाबू चिंतामणि घोष। कौन है, बाबू चिंतामणि घोष। अब इन्होंने क्या किया, हिंदी की मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया। समझ में आई बात। इंडियन प्रेस इलाहाबाद, इसका मालिक था चिंतामणि घोष। इस चिंतामणि घोष ने हिंदी की मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया। कब, 1899 में। अब देखिए, इस पत्रिका के संपादन के लिए इन्होंने किन्होंने, चिंतामणि घोष ने, किसने, बोलिए, चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से अनुरोध किया। क्या अनुरोध किया, कि मैं यहाँ से एक पत्रिका निकालना चाहता हूँ। और इस सभा ने, कौन सी सभा ने, नागरी प्रचारणी सभा ने, इसके लिए संपादक मंडल का गठन किया। अब चिंतामणि घोष ने कहा कि मैं एक पत्रिका यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो इस सभा ने एक संपादक मंडल का गठन किया। अब इस संपादक मंडल में कौन कौन से व्यक्ति सम्मिलित थे, उनके नाम आपको याद करने हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक स्वाम प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, अब देखिए, 1900 ईस्वी में इस मंडल ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। किस मंडल ने, ये जो मंडल यहाँ गठन किया गया। ठीक है, अब देखो, 1900 ईस्वी में इस मंडल ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कर दिया। अब 1901 और 1902 में बाबू श्याम सुंदर दास जो थे, वो क्या बने, सरस्वती के संपादक रहे। यानी 1-2 में ये संपादक रहे, कौन, श्याम सुंदर दास। अब 1903, ये यहाँ 1903 लिखा है, ध्यान रखिएगा। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किया। परीक्षा में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न पूछने का तरीका अलग होगा और उत्तर के विकल्प अलग होंगे। उनमें ये भी दे दिया जाएगा, ये भी दे दिया जाएगा, ये भी, और कोई एक अलग दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये लाइन अच्छे से याद है और अच्छे से आप ध्यान मगन होके पढ़ते हैं तो आप निकाल लेंगे। क्योंकि ध्यान रखने की बात है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका से कब से जुड़े, 1903 से जुड़े थे। ठीक है ना। अब देखो, 1899 इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक कौन, चिंतामणि घोष। अब आगे देखो, अब हम आगे पढ़ेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सबसे पहले आएंगे। जन्म कब हुआ, 1864 में। अब देखो, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर आसीन किया किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसीलिए इन्हें खड़ी बोली का प्रतिष्ठापक कहा जाता है। तो खड़ी बोली का प्रतिष्ठापक आचार्य किसे कहा जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है।
इनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करना आरंभ कर दिया। ठीक है ना, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद वह नाथूराम शर्मा शंकर प्रसिद्ध है। अब क्या हुआ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से कवियों ने क्या किया, ब्रज भाषा को छोड़ा और खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना प्रारंभ की, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का नाम और नाथूराम शर्मा शंकर का नाम फेमस है। अनेक कवियों ने अपने लेखन का आरंभ भी खड़ी बोली में किया। कौन कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक साहित्यकार के रूप में कम, संपादक और मार्गदर्शक के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। ऐसी ही लाइन परीक्षा में पूछी जाती है और हम ऐसी ही लाइनों को स्किप कर देते हैं। हम क्या करते हैं, राइटर का नाम, राइटर की रचनाएं बस, और दिन रात इनके जन्म और मरण यही रटते रहते हैं। इन्हीं पे हमारा फोकस रहता है। रचना क्या है, क्या लिखा है, नाटक है, उपन्यास है, प्रबंध काव्य है, क्या है, और जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ। ये जो ऐसी लाइनें हैं ये ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो आगे, आचार्य द्विवेदी ने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर विविध छंदों में कविताएं लिखने की प्रेरणा दी। और इनका एक निबंध है, हजारी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है, कवि कर्तव्य। क्या नाम है इनके निबंध का? कवि कर्तव्य। अब उसमें इन्होंने क्या लिखा है, कुछ पंक्तियां हैं वहाँ की, वो पढ़ते हैं उस निबंध की। यमुना किनारे केली कौतूहल का वर्णन बहुत हो चुका, अब न पर कियाओं पर प्रबंध लिखने की आवश्यकता है, न स्व कियाओं पर। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर सिंधु पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविताएं लिखी जा सकती हैं। और ये कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि ये पंक्ति किसकी है और कहाँ से ली गई है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं और उनके निबंध कवि कर्तव्य से ली गई है। अब देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। देवी स्तुति शतक, काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज, अबला विलाप और हिंदी काव्यमाला। ठीक है, ये जो काव्य मंजूषा है ये NVS 2019 में पूछा गया। अबला विलाप हिंदी काव्यमाला। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखा करते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी किस नाम से काव्य रचनाएं करते थे? भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से। अब आते हैं दूसरे नंबर पर श्रीधर पाठक, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें खड़ी बोली का पहला समर्थ कवि माना। शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावादी काव्य धारा का प्रवर्तक माना। श्रीधर पाठक पहले व्यक्ति है जिन्होंने प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण पर बल दिया और इनकी रचनाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? पहली आती है अनुदित रचनाएं। देखिए कालिदास के ऋतु संहार का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया और गोल्ड स्मिथ के काव्य का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, अब देखो हर्मिट, ट्रेवलर और डेजर्टेड विलेज। ठीक है, तो हर्मिट का जो एकांतवासी योगी लिखा, ट्रेवलर का शांत पथिक लिखा, ये दोनों इन्होंने खड़ी बोली में लिखे और डेजर्टेड विलेज को इन्होंने उजड़ ग्राम के रूप में लिखा ब्रज भाषा में। ठीक है, यानी हर्मिट मतलब एकांतवासी योगी, ट्रेवलर शांत पथिक, ये दो रचनाएं खड़ी बोली की और ये वाली है ब्रज भाषा की। एकांतवासी योगी और शांत पथिक खड़ी बोली में और उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में अनुदित है। तो पहली हमने देखी थी अनुदित रचनाएं, दूसरी आती है इनकी मौलिक रचनाएं श्रीधर पाठक की।
कौन कौन सी है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, वनाष्टक, गुणवंत हेमंत और भारत गीत। पाठक जी को हिंदी कवियों में प्रकृति का उपासक कहा जाता है। श्रीधर पाठक जी के पहले प्रकृति उद्दीपन के कटघरे में बंद थी, यानी पाठक जी के पहले जो प्रकृति थी वो उद्दीपन के कटघरे में बंद थी, जिसे इन्होंने खुले मैदान में दौड़ने का अवसर प्रदान किया। किसने? श्रीधर पाठक में। कौन कह रहा है ऐसा? बच्चन सिंह कह रहे हैं। अब देखिए, ये वही कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि मैं लिख दिया करती थी, पुराने पेपर के शोध में कहीं ना कहीं से आया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जन रुचि जागृत करने से संबंधित कथन, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका है उसमें जन रुचि जागृत करने से संबंधित पत्रिका के कथन है। विविध विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा दी। परंपरा से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों के प्रयोग को इस पत्रिका ने प्रोत्साहन दिया। विविध काव्य गद्य रूपों को अपनाने का आग्रह किया। गद्य और पद्य की भाषा एक ही थी। क्या थी? बस ये याद रख लीजिएगा। द्विवेदी युग अगर फेमस है तो एकमात्र इसकी वजह से, खड़ी बोली की वजह से। अब आते हैं हमारे नाथूराम शर्मा शंकर। इन्हें क्या कहा जाता है? कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपनामों से किसे जाना जाता है? नाथूराम शर्मा शंकर को। छंद शास्त्र के ये बड़े ही मर्मज्ञ विद्वान थे। किसने कहा इनके लिए? ये नगेंद्र ने कहा नाथूराम शर्मा शंकर के लिए। अब इन्होंने क्या क्या लिखा? अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भ रंडा रहस्य। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है। इन्हें कवि सम्राट कहा जाता था। खड़ी बोली के पहले महाकाव्यकार माने जाते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास कब लिखा गया? 1914 में। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं और 1914 का है ये प्रिय प्रवास। आरंभ में ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, लेकिन बाद में ये खड़ी बोली में लिखने लगे। कृतियां देखिए इनकी: रस कलश, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून। रस कलश इनका ब्रज भाषा का एक लक्षण ग्रंथ है। प्रिय प्रवास क्या है? भ्रमर गीत है इसमें, है ना, 17 सर्गों में। वैदेही वनवास क्या है? प्रबंध काव्य है। रस कलश ब्रज भाषा में रचित लक्षण ग्रंथ है जिसमें रस और नायिका भेद वर्णित है। प्रिय प्रवास की गणना भ्रमर गीत परंपरा में की जाती है। सत्रह सर्गों में विभक्त प्रिय प्रवास में कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा वर्णित, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे? कि अयोध्या से उपाध्याय हरिओध का जो प्रिय प्रवास है उसमें या उसके द्वारा या प्रिय प्रवास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, ये लाइंस आपको याद होनी चाहिए। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को देवीय चरित्र के रूप में प्रस्तुत न करके सामान्य नायक नायिका, लोक सेविका और लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और प्रिय प्रवास के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक। वैदेही वनवास सीता परित्याग की घटना पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, ये सब क्या है? ये मुक्तकों का संग्रह है, यानी मुक्तक रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये द्विवेदी युग है जिसमें हमने अयोध्या से उपाध्याय हरिओध, नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक और महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा और द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि को पढ़ा। और आधुनिक काल बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है, इसीलिए आप
जितने जितने रस के साथ मैं पढ़ा रही हूँ उतने ही रस के साथ इसे पढ़िए और एक एक लाइन को आप हृदयंगम कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा जानदार है ये और एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में द्विवेदी युग के कुछ और महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, है ना, यानी आधुनिक काल ज़्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते, ज़्यादा छोटा भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा समय लगेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको कैसा लगता है, क्या कमी है, क्या सही है, कुछ जो भी मन में सवाल है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा है। आपकी जो भी मन में जो भी बात आती है, जो भी सवाल है, ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाएं और कमेंट सेक्शन में मैंने जो भी आपसे प्रश्न पूछे हैं उनके जवाब ज़रूर देके जाएं मुझे। और जितने भी सवाल थे उनका मैंने कन्फ्यूज़न जो भी था वो क्लियर किया। आगे अगर कुछ और लगता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। पहली बार चैनल पे आए हो तो फिर मुझसे जुड़ जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट पूरी है, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। और कुछ बच्चे जो अभी भी नए जुड़े हैं, काफ़ी पीछे चल रहे हैं, तो घबराइए मत, धीरे धीरे करिए, एक एक करिए, आराम से करिए। और ऐसा ना सोचिए कि इतने सारे वीडियोज़ हैं मैडम, कैसे होंगे, क्या होंगे। आराम से करिए, आपका एग्ज़ाम आज ही नहीं है, अभी तो वैकेंसी भी नहीं है, उससे पहले तो हम काफ़ी कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।